Hello and welcome everyone. I am Askan Nigam, your chemistry teacher, and in today's class I am going to explain you some coordination entities, which is the topic of coordination compound in chapter number 9 of NCERT Chemistry of class 12th. So let's get started. Okay, so अभी आज के सेशन में हम आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ के बारे में, यानी कि वो टर्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, जिसमें लिगैंड्स, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सारे टर्म हैं क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो मूव करते हैं टुवर्ड्स द बुक और देखते हैं वन बाय वन कि क्या क्या है. तो मेरा जो लेक्चर होता है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप चलिए एनसीईआरटी की तरफ और देखते हैं कि क्या है हमारा पहला टर्म, एंड दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपसे बताया था कि जो भी टर्म हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसके अंदर आपका मेटल होता है, मतलब सेंट्रल मेटल, एंड उसके साथ जो कनेक्टेड ग्रुप्स या फिर आयंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ओके, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूएंट्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स. तो मैंने आपसे बताया कि आयंस जुड़े हो सकते हैं या ग्रुप जुड़े हो सकते हैं. तो जब इनको कलेक्टिवली हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए कोबाल्ट लिखा है, ठीक है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम, देन ये क्लोराइड आयन है, देन अमोनिया है. तो क्लोराइड आयन एक एनायन है और अमोनिया एक मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल. तो दिस इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ऐसे ही और कई सारे एग्जांपल्स हैं. NiCO4 PtCl2 NH3 ट्वाइस, देन FeCN6 4 CO NH3 6 3+. सो ऑल दीज आर द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़. मीन्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, ये वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ साथ उससे जुड़े हुए फिक्स नंबर ऑफ एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल आप लिखते हैं. देन सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या है. सेंट्रल मेटल एटम यानी कि हमको, जैसे इस कंपाउंड की बात करें तो कोबाल्ट, यानी कि वो पर्टिकुलर मेटल जिसके साथ फिक्स नंबर ऑफ एनायन या मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट. Okay, so in a coordination entity, the atom or ions to which a fixed number of ions or groups are bound in a definite geometrical arrangement around it is called the central atom or ion. Definite geometrical arrangement क्यों? क्योंकि ये जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नेचर होता है इनका, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. और आप जानते हैं कि सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं. डायरेक्शन होने का मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके अपने आप को अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर ज्योमेट्री एग्जिबिट करते हैं. ओके, तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल आयन. देन जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखिए तो NiCl2S2 तो यहाँ पर निकल हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल आयन, जैसे यहाँ आयरन हो जाएगा, यहाँ कोबाल्ट हो जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दिस द चार्ज विच या ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनके ऊपर हो रही है. अब ये क्योंकि सारे के सारे जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये किसी न किसी एनायन के साथ या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज लुईस एसिड. और आपने क्लास 11th में लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है. लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं, वो होते हैं लुईस एसिड. एंड लुईस बेस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो जाएंगे लुईस बेसिस. तो कुल मिला के ये सारे के सारे जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे वो लुईस एसिड होते हैं, बिकॉज दे कैन गेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है लिगैंड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना. तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पोर्शन इरेज करके दिखाता हूँ क्या होता है लिगैंड. तो एक तो हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसमें आपने देखा कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाती है. देन उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम देखा, यानी कि वो मेटल जिसके साथ सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन जुड़े होते हैं, और वही आयंस या मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े होते हैं विथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उन्हीं को हम लिगैंड्स का नाम देते हैं. सो द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगैंड्स. अब ये लिगैंड्स जो होते हैं वो सिंपल एनायन हो सकते हैं, जैसे Cl- हो गया, F- हो गया, OH- हो गया, Cn- हो गया, लाइक दिस. एज वेल एज कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे H2O हुआ, ठीक है, H2O है, अमोनिया है, ठीक है, इस तरीके से. फिर ईथेन 1,2 डायमीन है. इस तरीके से इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसे इसको लिखा जाता है, इथेन 1,2 डायमीन. तो लाइक दिस. तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं और एनायंस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सेकेंडरी वैलेंसी कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है, एनायन या
हमारे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब लिगैंड्स जो होते हैं उनके पास डोनर एटम्स होते हैं और इन्हीं डोनर एटम के साथ ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अमोनिया क्यों लिगैंड है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है और इसी लोन पेयर के साथ ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयरिंग तो दोनों एलिमेंट करते हैं पर वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एलिमेंट में शेयर कराए होते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये सारे के सारे लिगैंड चाहे जैसे न्यूट्रल है, वाटर भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके पास भी लोन पेयर है। सिमिलरली क्लोराइड आयन, इसके पास भी लोन पेयर्स हैं क्योंकि 7 तो इसके पास ऑलरेडी थे और एक इसको इलेक्ट्रॉन मिला है माइनस साइन की वजह से, तो इसके पास भी कई सारे लोन पेयर हैं। तो बट ये एक ही लोन पेयर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी लिगैंड्स होते हैं दे आर हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कैन कोवेलेंटली बॉन्डेड विद द सेंट्रल मेटल एटम, और यही लिगैंड होते हैं। तो लिगैंड जितने भी डोनर एटम रखता है, ठीक है, लिगैंड के पास डोनर एटम्स होते हैं। डोनर एटम्स का मतलब जिसके साथ वो जुड़ता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि अमोनिया में 4 एटम्स हैं पर डोनर एटम सिर्फ एक ही है, नाइट्रोजन। वाटर में 3 हैं पर ऑक्सीजन ही डोनर एटम है। तो डोनर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डोनर एटम इट कैन अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो जितने भी डोनर एटम के साथ से जुड़ता है उसी के हिसाब से हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, डेंटिसिटी, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी इज द टेंडेंसी और द कह सकते हो इट इज द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन विच यू कैन डिसाइड हाउ मेनी नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर अटैचिंग विद द पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डेंटिसिटी, तो अगर मैं बात करूँ क्लोराइड है, अमोनिया है, वाटर है, तो ये सारे के सारे सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि इसके पास जो डोनर एटम है वो एक ही है, इसलिए हमको बोलेंगे यूनिडेंटेट लिगैंड। यूनि मीन्स वन। तो ऐसे लिगैंड जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं या एक ही डोनर एटम रखते हैं वो यूनिडेंटेट कहलाते हैं। सिमिलरली बाइडेंटेट कौन से होते हैं, जिनके पास एटलीस्ट 2 डोनर एटम होंगे। ठीक है, बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि बाइडेंटेट मतलब समझ गए, बाई मीन्स 2, जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था, इथाइलिन डाइअमीन भी कहते हैं इसको। ठीक है, या फिर ईथेन 1,2 डाइअमीन नाम ऊपर बुक में कहीं लिखा होगा, अभी आप देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ ये बाइडेंटेट क्यों है। क्योंकि इसके पास 2 नाइट्रोजन और दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यही लोन पेयर बॉन्डिंग करने में कैपेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये बाइडेंटेट कहलाएगा। सिमिलरली ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। ठीक है, CO-, तो ये जो O- वाले ऑक्सीजन है ये बॉन्डिंग करते हैं और इसी वजह से ये 2 O- रख रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके पास 2 डोनर एटम है और ये बाइडेंटेट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर इससे भी ज़्यादा डोनर एटम रखने वाला कोई लिगैंड होता है तो उसको हम पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो होता है वो दैट इज़ पॉलीडेंटेट लिगैंड। ठीक है, जिसमें 3 हो सकते हैं डोनर एटम, तो इसको हम टरडेंटेट बोलते हैं। 4 हो सकता है तो उसको हम टेट्रा बोलते हैं। ठीक है, जनरली पेंटा, हेक्सा ऐसे करके बोल सकते हैं। बट अगर मोर देन 2 होता है तो कलेक्टिवली उसको हम पॉलीडेंटेट लिगैंड का ही नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलीडेंटेट लिगैंड। अब पॉलीडेंटेट लिगैंड का सबसे कॉमन एग्जांपल है EDTA, इट इज़ इथाइलिन डाइअमीन। इसका फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो इसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, टेट्रा एसीटेट, दिस इज़ द नेम ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ EDTA। ये है क्या एक्चुअली, इथाइलिन डाइअमीन तो आपने थोड़ी देर पहले देखा, दिस इज इथाइलिन एंड ये हो गए 2 अमीन। ठीक है, तो इसी डाइअमीन में 4 एसीटेट है, मतलब आप हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे, इन हाइड्रोजन की बजाय हम यहाँ पे एसीटेट रेडिकल्स लगा देंगे। तो ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स तो था, ये बाइडेंटेट तो ऑलरेडी था, और यहाँ पे अगर आपने एसीटेट रेडिकल लगा दिए 2 इस तरीके से, तो आप देखिए 2 एसीटेट का मतलब 2 यहाँ पे उसकी डोनर एटम और बढ़ गए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो टोटल 4 ऑक्साइड रेडिकल यहाँ पर, यानी कि ऑक्सलेट एसीटेट जो है इसकी वजह से 4 ऑक्साइड आयन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए और ये चारों भी डोनर एटम बन जाएंगे। तो टोटल इसकी डेंटिसिटी अगर मैं कहूँ तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, इसकी डेंटिसिटी हो जाएगी 6। तो इसका टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स हो जाएंगे 6। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हम पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग यूनिडेंटेट, पॉलीडेंटेट, डाइडेंटेट, बाइडेंटेट, डेंटिसिटी हो गई। देन एम्बीडेंटेट लिगैंड, यहाँ पे एक हेडिंग है, छोटी सी बात लिखी हुई है, एम्बीडेंटेट क्या होते हैं। एम्बीडेंटेट लिगैंड वो होते हैं जिनके पास डोनर एटम एक से ज़्यादा होते हैं पर वो जुड़ते सिर्फ एक ही से हैं। ठीक है, जैसे कि साइनाइड। ठीक है, साइनाइड है, या देखिए यहाँ पे नाइट्रो लिखा हुआ है। पहले मैं डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करके दिखा दूँ, कहाँ लिखा है। Ligands which has two different donor atoms and either of the 2 ligands in the complex is called मतलब ये किसी एक के साथ ही अटैच करेगा तो हम ये कहेंगे एम्बीडेंटेट लिगैंड। जैसे कि नाइट्रो, तो नाइट्रो तो N के साथ, N के पास भी लोन पेयर है, इससे भी जुड़ सकता है, और O के साथ भी लोन पेयर इससे भी जुड़ सकता है। तो इसके पास डोनर एटम 2 हैं पर ये अटैच किसी एक ही से होता है, इसलिए यूनिडेंटेट है। ठीक है,
तो ऐसे लिगैंड को हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड, विच हैज़ मोर देन वन डोनर एटम बट इट कैन अटैच विद सिंगल ऑफ ईदर ऑफ दीज टू। सिमिलरली यहाँ पे थायोसाइनेट है और फिर आइसोथायोसाइनेट है, इस तरीके से ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो हो गया आइसोथायोसाइनेट एंड थायोसाइनेट। देन साइनाइड, साइनो एंड आइसोसाइनो, इस तरीके से सी से भी जुड़ सकता है, एन से भी जुड़ सकता है। तो हम इस तरीके से इनको हम समझ सकते हैं कि ये क्या होगा इनका फॉर्मूला, और सॉरी इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन एम्बिडेंटेट लिगैंड की। नाउ नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन। ये तो क्लियर हो गया एम्बिडेंटेट लिगैंड। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें डाउट होना चाहिए, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया। देन कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या बताता है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम जो अटैच हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली, ठीक है। कितने डोनर एटम उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं, किसके? लिगैंड के, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। कितने नंबर ऑफ डोनर एटम के साथ मेटल जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड हो रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे अगर मैं आप इस एग्जाम्पल को देखिए, PtCl6 तो इसमें 6 क्लोराइड आयन प्लेटिनम के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इस कंपाउंड में देखिए निकल के साथ अमोनिया 4 है, तो 4 यहाँ पे नाइट्रोजन इसके साथ निकल के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब आप इस कंपाउंड को देखिए, तो दिस C2O4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑक्सलेट, ये 2- का चार्ज इसके ऊपर होता है, इट इज़ CO- एंड CO-, दिस इज ऑक्सलेट। उसी को यहाँ पे हमने मॉलिकुलर फॉर्मूले के तौर पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा उसको हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया है। तो ऑक्सलेट के पास यहाँ पे टोटल 3 ऑक्सलेट लिखे हुए हैं ना, इट इज़ होल थ्राइस। तो होल थ्राइस डजंट मीन कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि हर एक ऑक्सलेट 2 डोनर एटम रख रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का नंबर कितना हो जाएगा? 3 तो लिगैंड्स थे और हर लिगैंड के पास 2 डोनर एटम थे, टोटल कितना हो गया? 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको देखिए, COEN होल थ्राइस, यहाँ पे लिखा हुआ COEN होल थ्राइस, तो इस कंपाउंड में भी वही हाल है। EN का मतलब होता है ईथेन 1,2 डाइअमीन, उसी को हम शॉर्टकट में EN लिखते हैं। तो ये है ईथेन 1,2 डाइअमीन का स्ट्रक्चर, जो कि आपके बुक में EN से लिखा हुआ है, ये इसका एब्रिविएशन कह सकते हो। तो इसके पास भी 2 डोनर एटम है, और ये दोनों डोनर एटम यानी कि एक ईथेन 1,2 डाइअमीन 2 वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है अगर, और टोटल 3 हैं, तो 3 × 2 मीन्स 6 डेंसिटी, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा। तो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर की बात। अगले पेज पे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम आएगा, लिगैंड्स के फॉर्मूले आएंगे, वो सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, और ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किया जाता है। सो सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगैंड्स अटैच्ड टू इट आर इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द आयोनाइजेबल ग्रुप आर रिटन। अच्छा, तो ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लियर हो गया। अब हम जैसे इस फॉर्मूले की बात करते हैं, लिखा हुआ है K4 देन FeCN6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ होगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बाहर लिखा होता है ये होता है काउंटर आयन। दिस इज काउंटर आयन, दिस काउंटर आयन, एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए 2 टर्म। आपका पहला हो गया काउंटर आयन, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है। अब ये से यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, बाद वाला जैसे Cl वाले एग्जाम्पल भी आपने देखे, Cl2 Cl3, तो काउंटर आयन कोई भी हो सकता है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कोई हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकता है। तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन कि K4 ही हो हमेशा काउंटर आयन होगा, ऐसा नहीं है। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, कोई काउंटर आयन होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये सारे बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट हैं, और कोवलेंट बॉन्ड सारे डायरेक्शनल होते हैं। इसका मतलब वो स्पेस में एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज करेंगे, जिसकी वजह से इसकी एक परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगैंड एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम और आयन डिफाइंस अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन अबाउट द सेंट्रल एटम। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में, वो है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, ये स्क्वायर प्लेनर का, ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल्स में नहीं बना, इसमें स्क्वायर पिरामिडल, ट्रायगोनल, बाई पिरामिडल। अगर इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल बना होगा तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया यहाँ पे लिगैंड, यहाँ ये स्क्वायर पोजीशन हो गई और 2 पिरामिडल पोजीशन हो जाती है। दिस इज़ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से आप पता लगा लोगे कि इसका टोटल हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब क्या है। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कि हर एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में
या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो कुछ ना कुछ चार्ज पजेस करेगा। और ये चार्ज हम कैसे निकालेंगे? व्हेन यू रिमूव ऑल द काइंड ऑफ काउंटर आयन एंड लिगैंड्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। तो आफ्टर रिमूविंग ऑल द लिगैंड्स एंड द काउंटर आयन along with the lone pair on or you can say the electron pair which they are sharing with their particular metal, तो हम अब कहते हैं कि अब जो चार्ज वो मेटल पजेस करेगा दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगैंड्स आर रिमूव्ड along with the electron pair that are shared with the central atom. द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई रोमन न्यूमरल। हमेशा रोमन जैसे रोमन न्यूमरल में लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए कॉपर में फर्स्ट लिखा हुआ है क्योंकि इसमें कॉपर की स्टेट +1 आएगी। कैसे निकालते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल, आप सब पहले से जानते हो, क्लास 11 के रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हमने x माना, जैसे हम इस कंपाउंड में कॉपर को x मानेंगे और साइनाइड -1 स्टेट रखता है, 4 साइनाइड के रेडिकल हैं तो 4 × -1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज यहाँ पे दिया -3, इट इज़ इक्वल टू -3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x - 4 इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3 + 4 यानी कि ये हो गया +1। तो रोमन न्यूमरल में इसकी स्टेट आ जाएगी। कीप रिमेंबरिंग वन थिंग, ऑलवेज मेटल पॉजिटिव स्टेट ही पजेस करेगा। बाई चांस कोई मिस्टेक करते हो आप, यहाँ माइनस आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये पूरी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, क्योंकि मेटल कभी भी एनायनिक फेज नहीं रखेगा, एनायनिक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो मीन्स सेम, लेप्टिक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है नंबर ऑफ लिगैंड्स, द नेचर ऑफ लिगैंड्स के लिए। अगर सारे के सारे लिगैंड एक ही जैसे हैं तो हम उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, अगर डिफरेंट हैं तो हम उसको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे CONH3 तो इसमें अमोनिया है, 6 के 6 अमोनिया, यानी और कोई लिगैंड नहीं है तो ये होमोलेप्टिक की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ जिसमें एक से ज़्यादा तरह के लिगैंड हैं, अमोनिया के साथ साथ क्लोरीन भी है, तो ये हमारा हेटेरोलेप्टिक की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो फिलहाल अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। हमने आपको कोऑर्डिनेशन टर्म सारे बता दिए कि कौन कौन से कोऑर्डिनेशन टर्म हमें पढ़ने हैं और क्या क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।